ओके गाइस, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट मोल्स। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर ना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स इस तरह से फील करा कि जहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहाँ पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर ऑल तो बहुत ईजी है अगर आप इसको बहुत तरीके से समझ लो मेरे साथ। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि मैंने ना इसके हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए ना कुछ स्टेप्स डिज़ाइन करे हुए। ठीक है, तो वो स्टेप्स आप लोगों को ना जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे आपके 100% है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। आपका मोल्स, आपके मोल्स में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और ये वो चैप्टर है जो बच्चे बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं अगर वो स्टेप्स वगैरह फॉलो करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग ना बेटा मोल स्टार्ट करने से पहले ना कुछ ज़रा बेसिक बातें करते हैं, थोड़ा अपने हाउस होल्ड से रिलेटेड, और फिर उसको मोल्स की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा यार, आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा जैसे लड़के होते हैं ना, लड़के कभी नमाज वगैरह के लिए जा रहे होते हैं ना घर के अंदर, तो घर वाले ना हमेशा बोलते हैं कि यार एक दर्जन अंडे ले आना या दही ले आना। जैसे जा रहे थे ना लड़के, तो उनको बोलते हैं यार एक दर्जन अंडे ले आना। अब यहाँ पे जब घर वाले उनको बोलते हैं ना एक दर्जन अंडे ले आओ, तो इस एक दर्जन अंडे का मतलब क्या होता है? घर वाले बोल रहे होते हैं कि यार 12 एग्स ले आओ हमारे पास। ठीक है, यार 12 अंडे ले आओ। ठीक है, इस तरह से बहुत दफ़ा लड़के फ्रूट वाले के पास जा रहे होते तो घर वाले बोलते हैं यार एक दर्जन जो है ना वो बनानास ले आना। ठीक है, एक दर्जन क्या ले आना? बनानास ले आना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो किसकी बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि भाई 12 बनानास जो है ना वो तुम आते हुए ले आना। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग डजन को थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो डजन का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहा है कि यार एग्स अगर एक डजन है तो कितने लाने हैं? 12 लाने हैं। ठीक है, अगर जो है वो एक डजन जो है ना वो बनानास की बात हो रही तो कितने बनानास लाने? 12 लाने। ठीक है, तो डजन जो है ना बेसिकली क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहा है। तो जब हम लोग मोल्स की बेटा बात करते हैं ना, तो मोल्स में हमारे पास ना एक ऐसा यूनिट होता है या फिर एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि ना एक क्वांटिटी को स्पेसिफाई करती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलता हूँ यार एक मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम यानी Na एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एक मोल ऑफ सोडियम एटम्स की बात करूंगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम की बात हो रही है। अब ये जो ना जैसे 1 डजन के साथ क्या थी क्वांटिटी? 1 डजन के साथ बड़ी सिंपल सी क्वांटिटी थी ना कि भाई 12 एग्स ले आओ। तो इसी तरह से यहाँ पे 1 मोल के साथ ना हमेशा एक क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती है हमारे एग्जामिनर की तरफ से, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है बेटा? इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी स्पेसिफाई करती है कि भाई एक मोल के अंदर जो है ना वो कितने एटम्स होंगे। ठीक है, एक मोल ऑफ Na के अंदर कितने एटम्स होंगे। ठीक है, Na के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई बहुत दफा एग्जामिनर बोलता है कि भाई 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O, तो इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि अब H2 एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम लोग एटम्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्योंकि Na जो है ना वो सिर्फ अकेला था तो हम लोग Na को एटम्स की तरह बात कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे H2O एक मॉलिक्यूल के अंदर है ना, तो हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यार लेट्स से H2 की बात करें तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि अगर एक मोल ऑफ वाटर की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि एक मोल ऑफ वाटर के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर बात होती है कि भाई एक मोल ऑफ के प्लस आइंस। ठीक है, अब के प्लस आइंस का मतलब क्या है कि पोटेशियम पॉजिटिव वाले की आइंस के बारे में बात हो रही है कि भाई एक मोल ऑफ पोटेशियम पॉजिटिव आइंस के अंदर कितने जो है ना आइंस ऑफ पोटेशियम होंगे। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 आइंस होंगे क्या? पोटेशियम के। तो बेसिकली बात ही समझने की है, जैसे डजन एक क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है ना बेटा 12, उसी तरह से मोल्स है ना वो एक क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये कांस्टेंट है जो कि आपको हर जगह ना यूज करना होगा। तो जब वो यूज करना होगा मैं आपको सिखाऊंगा उसको यूज किस तरह से करना है। बट फॉर नाउ यू ओनली नीड टू नो इज कि भाई एक मोल के अंदर ना हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दैट्स इट। सही है, इसके अलावा आपको कुछ और जानने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बिफोर वी गेट इनटू मोल्स, ठीक है, बिफोर वी गेट इनटू दिस टॉपिक, तो हमें ना कुछ बिगनर गाइड के बारे में बात करनी है। ठीक है, जो ऑल तो हम लोग थोड़ी बहुत एसिड बेसिस के अंदर देखते हुए आए बातें, लेकिन हम लोग अब जो है ना उसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे अपनी अप्रोच को। ठीक है, तो सबसे पहले ना बेटा हमारे पास NaNO3 है हमारे पास। अब इस बिगनर गाइड के अंदर हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को ना आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास लेट्स से NaNO3 है ना, तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर या इस पूरे सॉल्ट के अंदर जो है ना हमारे पास Na के कितने एटम्स हैं। ठीक है, N के कितने एटम्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। हमारे पास सबसे पहले बेटा ये वाला कंपाउंड है, तो इसके अंदर आप अगर देखो तो Na के हमारे पास ना बेटा एक एटम है, क्योंकि देखो Na के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसके नीचे 1 होगा, तो इसका मतलब Na के 1 एटम है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें N की, तो N भी बेटा हमारे पास एक एटम है, क्योंकि N के नीचे भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो क्या होगा? 1 होगा, तो इस वजह से N के भी 1 एटम है। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो बेटा ऑक्सीजन मेरे पास 3 एटम्स है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे अगर आप देखो तो 3 लगा हुआ है छोटा सा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स है।
तो इस तरह से हमें ना स्प्लिट करना आना चाहिए कि भाई Na के कितने आइटम्स हैं, N के कितने आइटम्स हैं और O के कितने आइटम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास MR निकालने में भी हेल्प करेगा और जब लोग परसेंटेज या मैथ्स वगैरह की कैलकुलेशंस करेंगे तब भी हमारे पास बड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड कंपाउंड देखें तो H2SO4 है। तो सबसे पहले इसके अंदर H की बात करते हैं। तो H हमारे पास बेटा हम सबको दिख रहा है कि H के नीचे एक छोटा सा 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब H कितने यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो H हो गए 2। इसी तरह से अगर मैं S की बात करूँ तो बेटा S के नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब छोटा सा 1, तो इसका मतलब है कि S हमारे पास 1 है, तो ये S हो गया 1। फिर अगर मैं O की बात करूं तो O बेटा अगर आप देखो तो छोटा सा 4 लगा हुआ O के नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास O कितने हो गए, 4 हो गए O, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो CaNO3 की, तो अगर मैं बात कर लूँ बेटा Ca की, तो देखो यहाँ पे कि Ca के नीचे बेटा 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है Ca 1 होना चाहिए स्टूडेंट तौर पे। लेकिन जब इसका बैलेंसिंग फिगर है ना बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर जो 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है कि Ca से भी मल्टीप्लाई होगा, ये N से भी मल्टीप्लाई होगा और ये O से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 जो है ना वो सबके साथ है। तो जब Ca 1 था तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ca हमारे पास बेटा 2 होंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ओरिजिनली Ca कितना था, 1 था, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं n की बात कर लूं तो n के बाहर देखो ये 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब n उसूलन तौर पे तो 2 है, लेकिन जब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जा कितना बन जाएगा बेटा, हमारे पास 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि n हमारे पास कितने हैं बेटा, 4 हैं। इसी तरह से अगर आप देखो तो ऑक्सीजन अगर आप देख लो तो 2 3 जा 6 और ये वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 और 6 इंटू 2 इज 12। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। जिसको बात नहीं समझ आई ना वो वापसी समझ ले। देखो हमारे पास Ca जो है ना उसके नीचे कोई नंबर नहीं था, यानी 1 था, ठीक है। तो Ca का जो 1 था वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 2 1 जा क्या बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा। तो Ca हमारे पास 2 हो गए। इसी तरह से अगर आप n देखो तो n के नीचे कोई नंबर नहीं था, 1 था। सबसे पहले इस 1 को हम लोग इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 इज 2। फिर ये जो 2 था बेटा, ये वाला 2 जो है वो इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला जो 2 था ये पीछे वाला 2 ये सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 इज 4, तो यहाँ पे हमारे पास n आ गए 4। इसी तरह से अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे 3 था और बाहर लगा हुआ था 2। तो सबसे पहले तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 2 इज हमारे पास 6, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई होना बाकी है ना, तो ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 इंटू 2 इज 12। तो हमारे पास O कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। एक और एग्जाम्पल भी आएगी नीचे, तो उसमें भी आप देखना। इसी तरह से देखो अगर आप तो Mg है, Mg मेरे पास बेटा या इस वाली एग्जाम्पल में 1 होगा, क्योंकि Mg के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, तो दैट मीन्स 1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है OH2, ठीक है। तो O इज अगर आप यहाँ पे देखो तो O के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर 1 इंटू 2 इज 2। तो हमारे पास O जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखो तो H हमारे पास बेटा 1 है, ठीक है, और 1 इंटू 2 इज 2। तो हमारे पास H भी जो है ना बेटा वो 2 हो जाएंगे। अब ऑल तो हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नंबर होता तो वो ऑब्वियसली वो भी मल्टीप्लाई होता, लेट्स से अगर 3 होता तो वो 3 भी मल्टीप्लाई होता उससे। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है CaOH2। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आती है Ca की। तो अगर आप देखो तो Ca हमारे पास बेटा 1 था, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 इज 7। तो Ca कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। इसी तरह से अगर आप O की बात कर लो तो O के नीचे बेटा 1 था, 1 इंटू 2 इज 2, और फिर ये वाला 7 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंटू 7, तो 1 इंटू 2 इंटू 7 इज 14। तो हमारे पास O कितने हो गए बेटा, 14 हो गए, ठीक है। फिर आती है बात H की। तो H देख लो आप, 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 इंटू 7, तो ये भी कितने हो गए हमारे पास, 14 हो गए H। तो इस तरह से हमें बात समझ आती है कि भाई एक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कितने एटम्स हैं, ठीक है, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, कितने एटम्स ऑफ सोडियम है, ये सारी बातें बेटा हमें समझ आती हैं इससे। अब बिफोर वी गेट इनटू मोल्स, हम लोग के पास ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो हम लोग को लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। और वो 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आप लोग को यहाँ पे लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। ये वो फार्मूलाज है जो कि हमारे बहुत बेसिक है, जो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पास ये चारों जना मोल्स के फॉर्मूलाज है। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बेटा मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर एमआर। मैस का मतलब क्या है, जो मैस ग्राम्स में दिया हुआ था आपको पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैस हमेशा या तो किलोग्राम्स में दिया होगा या आपको ग्राम्स में दिया होगा मैस, ठीक है। मैस का मतलब वजन, ठीक है, तो आपको वजन दिया होगा अपॉन एमआर। एमआर का मतलब है बेटा मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे कि मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको जरा अभी सीखते हैं नीचे। लेकिन एमआर का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मैस। अगर कोई, ये तो ऑब्वियसली हम लोग अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास नीचे एमआर आएगा, यानी मॉलिक्यूलर मैस। अगर हम किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना वो नीचे MR नहीं आएगा, AR आएगा, ठीक है, इसके नीचे। तो ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए बेसिक, लेकिन हम लोग अभी एक ही फॉर्मूला लेके चलेंगे, मास इज ओवर MR, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा अमेंड कर लेना अगर एटम की बात हो रही हो तो। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24। वॉल्यूम अपॉन 24 का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम का मतलब है कि भाई जो है ना हमारे पास DM क्यूब या फिर CM क्यूब के अंदर आपको कोई ना कोई वॉल्यूम दिया होगा किसी चीज़ का, कि भाई ये चीज़ इतनी, जैसे बहुत सा ना वॉल्यूम गैसेस के अंदर दिया होता है कि भाई जैसे मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो उसका 32 DM क्यूब वॉल्यूम, मतलब मेरे पास 32 DM क्यूब जो है ना वो ऑक्सीजन गैस मौजूद है, ठीक है। तो मुझे वॉल्यूम जो है ना वो ज़्यादा या तो CM क्यूब में दिया हुआ होगा या फिर मुझे जो है ना वो DM क्यूब में दिया होगा। तो ये दो यूनिट्स है वॉल्यूम के, तो आपको याद होने चाहिए, आपको यूनिट्स पता होने चाहिए कि अगर किलोग्राम या ग्राम के अंदर कोई चीज़ दी हुई है दैट इज मैस, ठीक है। अगर कोई चीज़ DM क्यूब या फिर CM क्यूब के अंदर दी हुई है, डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दी हुई है, तो इसका मतलब दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है बेटा थर्ड चीज़, दैट इज मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात पता है कि वॉल्यूम तो हम लोगों ने देख लिया, या तो CM क्यूब में होगा या फिर DM क्यूब में होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना बेटा हमारी, वो होती है मोल पर DM क्यूब में होती है। जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा स्पीड जो है ना हमारी किलोमीटर पर आवर में होती है ना, KM डिवाइड बाई H, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर मीटर्स पर सेकंड के अंदर होती है हमारी स्पीड। तो इसी तरह से हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना बेटा, वो मोल पर DM क्यूब के अंदर होती है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ के ऊपर होते हैं, जब भी DM क्यूब लिखा होता है ना, मोल पर DM क्यूब भी लिखा होता है, तो बच्चे उसको वॉल्यूम समझते हैं। बेटा वॉल्यूम इज डिफरेंट, वॉल्यूम के साथ सिर्फ या तो DM क्यूब लिखा होगा या CM क्यूब लिखा हुआ होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोल पर DM क्यूब, मोल स्लैश DM क्यूब लिखा हुआ होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। या फिर एक और भी होता है इसका, ग्राम पर DM क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको जो है ना कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो सकती है। तो हमारे पास दो यूनिट्स है, ग्राम पर DM क्यूब या फिर मोल पर DM क्यूब। अगर इस तरह का कोई भी यूनिट आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो मोल्स हमारे पास हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दफ़ा हमें निकालने के दिया होता है कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, और व्हाट्सोएवर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की। और एवोगाड्रो कांस्टेंट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था कि एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था ना, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24, तो यहाँ पे 24 जैसे कांस्टेंट था, तो हमेशा नीचे 24 ही रहेगा। इस तरह से एवोगाड्रो कांस्टेंट की जगह पे हमेशा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बातें कर ली कि बेटा ये चार फॉर्मूलाज हम लोग को पता होने चाहिए, जो कि लाजमी हम लोग यूज़ करेंगे अपने पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वाले परसेंटेज में मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स वाले फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो आपके फार्मूलाज हैं, ये मैंने आप लोग के लिए कुछ स्पेशली बनाए, डिज़ाइन करें, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो ये मैंने आप लोग के स्पेशली डिज़ाइन करें। तो ये वाले फार्मूलाज हम लोग जब उन कन्वर्जन्स के ऊपर आएंगे, जब उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, तो हम लोग देखेंगे इन फार्मूलाज को किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपकी आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ कन्वर्जन्स बेटा आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई वॉल्यूम लेट्स से DM क्यूब में और आपको वॉल्यूम चाहिए CM क्यूब में, ठीक है, मतलब आपको कन्वर्ट करना है टू DM क्यूब को कन्वर्ट करना है टू CM क्यूब, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप जो है ना जो भी DM क्यूब में वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि भाई लेट्स से हम लोग जो है ना वो KG में है और हम लोग को जो है ना वो ग्राम्स के अंदर आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, KG से ग्राम्स में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे पास DM क्यूब से अगर मुझे CM क्यूब में आना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, ठीक है, जाते हुए। लेकिन अगर मुझे, मैं CM क्यूब में लेते हूँ, ठीक है, अगर मैं CM क्यूब में और मुझे पीछे आना है बेटा DM क्यूब के अंदर, तो DM क्यूब में आने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1000, विच इज द रिवर्स प्रोसेस। जैसे हम लोग ग्राम्स में से KG में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो उल्टा प्रोसेस करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम लोग को DM क्यूब में से CM क्यूब जाना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, और अगर हमें उल्टा आना है तो हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो ये बहुत बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से मोल पर DM क्यूब के अंदर है, ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर हम लोग मोल पर DM क्यूब से ग्राम पर DM क्यूब में जाना चाहते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय MR कर देंगे। जो भी मेरा मॉलिक्यूलर मास होगा ना, जिस भी कंपाउंड का होगा, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो उसकी मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर DM क्यूब में, मुझे इसकी चाहिए भाई ग्राम पर DM क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं क्या करूंगा, उसके ही MR से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर लेट्स से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर DM क्यूब में, मुझे मोल पर DM क्यूब में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड बाय MR कर दूंगा। अभी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी जरा हम लोग अभी समझेंगे जब हम लोग इसके ऊपर पहुंचेंगे, जब हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बेसिक जरा हम लोगों ने बातें कुछ कर ली कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं, मैथ्स के क्या होगा, KG या फिर ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स या फिर KG होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास CM क्यूब या DM क्यूब यूनिट्स हैं, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास मोल पर DM क्यूब या फिर हमारे पास ग्राम पर DM क्यूब यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स आपको लाजमी बताने चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर ये नहीं बताएगा कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये, सवाल के अंदर बोला होगा भाई इसकी कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 12.5 CM क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर DM क्यूब है, तो इसका मतलब है कि 12.5 जो है ना तुम्हारा, लेट्स से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है भाई 12.5
cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हें से ये कहीं नहीं इसने बोला कि वॉल्यूम इतना है, कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तुम्हें खुद जानना है कि भाई cm³ में जो चीज़ है वो ऑब्वियसली मेरा वॉल्यूम है, और जो मेरे पास dm³ के अंदर जो चीज़, मोल पर dm³ के अंदर जो चीज़ है वो मेरे पास मेरी कॉन्सेंट्रेशन है। तो तुम्हें ना इसके यूनिट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो यूनिट्स दिए हुए ना यूनिट्स, ये यूनिट से तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम क्या है। तो अब जरा हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग बेटा कुछ बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास किस तरह से कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, यू विल नीड अ पीरियोडिक टेबल एंड अ कैलकुलेटर, ठीक है। और देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। तो मुझे ना इसका MR कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं इसका MR कैसे कैलकुलेट करूंगा, तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर जब जाओगे ना, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर तुम्हें मिलेगा यहाँ पे H, ठीक है। तो H का हमारे पास देखो बेटा ये रहा मैथ दिया हुआ है 1, ठीक है। तो ये एक H का मैथ दिया हुआ है, एक H का मैथ कितना है हमारे पास 1 है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तो अगर Mg है तो Mg का एक Mg के एटम का मैथ कितना है 24। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करता हूँ, पी की बात करता हूँ, तो एक फॉस्फोरस के एटम का मास कितना है बेटा 31, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एक फ्लोरीन के एटम का मास कितना है, तो दैट इज 19। जो बड़ा वाला नंबर होता है वो मास होता है, आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेक्चर 1, ठीक है, ठीक है। अगर इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है बेटा, मेरे पास 16 है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ एल्यूमिनियम की, तो एक एल्यूमिनियम के एटम का मास कितना है मेरे पास 27, ठीक है। तो हमारे पास जितनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके अंदर एक एटम का मास होता है हमारे पास, और जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एक एटम का मास जो है ना वो डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ना H2O पूरे का में मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, इस पूरे मॉलिक्यूल का कंबाइंड मास कितना है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास, इस पूरे मॉलिक्यूल का कंबाइंड मास, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ एक H की बात कर रहे थे, सिर्फ एक O की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो तो 2 H है और एक O है ना, तो 2 H और एक O का मिला के टोटल कंबाइंड जो मास बनेगा उसको मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कहूंगा, ठीक है। तो लेट्स से मुझे MR निकालना है H2O का, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास H बेटा 2 है यहाँ पे, तो एक H का मास होता है 2, सॉरी एक H का मास होता है हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास कितने H है बेटा 2 हैं, ठीक है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक O का मास होता है 16, और मेरे पास कितने O हैं, एक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे कैसे पता चला, देखो भाई एक मेरे पास H था यहाँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास कंपाउंड था H2O, ठीक है। तो H का मास कितना था 1 था, तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से, क्योंकि मेरे पास H 2 थे, प्लस मैंने करा एक ऑक्सीजन था ना मेरे पास, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 16 इंटू 1 कर दिया क्योंकि मेरे पास एक ऑक्सीजन था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इस तरह से, और मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास कंबाइंड मास होगा ऑफ H2O, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा देख लो, हमारे पास 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 16 इंटू 1 इज 16, ठीक है, 2 प्लस 16 इज 18, तो ये मेरे पास मेरा मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ H2O, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग MgO का देख लें, तो Mg हमारे पास बेटा एक है, और एक Mg का मास होता है 24 इंटू 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास Mg यहाँ पर एक है, कुछ भी नहीं लगा हो तो इसका मतलब 1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हमारे पास ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है। क्यों 1 है बेटा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के नीचे 1 लगा हुआ है, कुछ भी नहीं था तो 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 24 इंटू 1 इज 24, प्लस 16 इंटू 1 इज 16, 24 प्लस 16 इज 40। तो ये मेरा जो है ना वो MgO का जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास हो गया, दैट इज 40, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं H2SO4 की बात कर लूँ, तो हमारे पास एक H का मास होता है बेटा 1 इंटू 2, हमारे पास 2 H है। क्यों हमारे पास 2 H है, देखो उसके नीचे 2 लगा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो S की बात करूँ, तो S हमारे पास बेटा एक होता है 32, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देखो तो S हमारे पास एक होता है 32 का, ठीक है, इंटू हमारे पास S एक ही है, क्योंकि S के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब 1, तो 32 इंटू 1, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितने बेटा 16 का एक ऑक्सीजन होता है मेरे पास, और 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, क्योंकि बेटा हमारे पास 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा 2, प्लस ये बन जाएगा 32, प्लस ये बन जाएगा 64 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 64 प्लस 32 इज 94, 96, और प्लस 2 इज 98, ठीक है। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि मैं मेंटली कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो दैट इज़ 98, ठीक है। मैं बल्कि मोबाइल में निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर, ताकि जो है ना वो ईजी हो जाए हमारे लिए कैलकुलेशंस करना, ठीक है। और इस पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप जो है ना कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बेटा फोर्थ एग्जाम्पल है NaNO3, ठीक है। अब NaNO3 का किस तरह से मैथ्स निकालेंगे हम लोग,
हमारे पास Na बेटा एक होता है 23 का, ठीक है, और अगर आप देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1, तो 23 इंटू 1 कर दूंगा मैं, प्लस मेरे पास अगर आप देखो n, तो n मेरे पास एक होता है बेटा 14 का। अच्छा, ये जो मुझे चीज़ें मिल रही है मुझे कहाँ से मिल रही है, 23 14, ये मुझे वैल्यूज कहाँ से मिल रही है बेटा, पीरियोडिक टेबल से। और ये पीरियोडिक टेबल आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपके पेपर के पीछे आपको मिलेगा सेम पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये सेम पीरियोडिक टेबल मिलेगा, तो आप उसके अंदर से ही वैल्यूज ले लोगे, ठीक है। और मेरे पास 14 इंटू 1 कर दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास n जो है वो एक है। इसी तरह से अगर O की बात करूँ तो O मेरे पास 3 है, मेरे पास एक होता है बेटा 16 का, और 16 इंटू 3 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास 16 इंटू 3 इज 48। तो यहाँ पे मेरे पास 23 इंटू 1 इज 23, 14 इंटू 1 इज 14, प्लस 16 इंटू 3 इज 48, तो 48 प्लस 14 प्लस 23 इज 85। तो ये मेरा MR हो गया ऑफ NaNO3, ये मेरा मॉलिक्यूलर मास हो गया NaNO3 का। इसी तरह से बेटा मेरे पास एक और एग्जांपल है 2Na2SO4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ना एक ट्रिक क्वेश्चन है जो आपके सामने भी लिखा हुआ, अभी आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि इस ना मोल्स वाली वैल्यू को ना इग्नोर करना होता है। ये क्यों इग्नोर करना होता है, हम लोग बेसिक मोल्स की कन्वर्जन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये बात समझेंगे कि हम लोग इस 2 या इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं। हमारे पास ना एक इक्वेशन दी हुई होती है और उसके अंदर से हम लोग इन बैलेंसिंग फिगर्स को इग्नोर करते हैं, जो हम लोग MR कैलकुलेट करते हैं। अब वो क्यों करते हैं हम लोग, वो हम लोग जरा बात समझेंगे जब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर आएंगे ना, बेसिक मोल्स कन्वर्जन के ऊपर आएंगे, तो हम लोग तब वो बात समझेंगे। अभी के लिए बस इतनी बात समझो कि भाई इस 2 को जो ना उससे मल्टीप्लाई भी नहीं करना, और ना इससे मल्टीप्लाई करना, और ना इसी से मल्टीप्लाई करना, किसी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, इस 2 को इग्नोर करना है हमें। तो अगर आप देखो तो Na बेटा हमारे पास 23 का होता है, और मेरे पास 2 Na है, क्यों, क्योंकि भाई मैं इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो 23 इंटू 2 प्लस मेरे पास S होता है बेटा 32 का, तो 32 इंटू 1, क्योंकि भाई S के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन मेरे पास एक होता है 16 का, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, क्योंकि मेरे पास 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अगेन वही बात है कि भाई मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस वाले मोल्स वाली वैल्यू को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा बेसिक मोल्स कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। तो 23 इंटू 2 इज 46, ठीक है। 46 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। तो 46 प्लस 32 प्लस 64 इज आई गेस 142। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका MR कितना हो गया, Na2SO4 का MR कितना हो गया, 142। अब देखो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी चीज़ डबल हो जाती है, तो आपको नहीं करना, अभी ये बात समझ ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो 5CaSO4 है हमारे पास, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Ca की। Ca बेटा हमारे पास होता है 40, ठीक है, और एक हमारे पास Ca, तो 40 इंटू 1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक S का मास होता है बेटा 32, और हमारे पास S भी एक है, तो 32 इंटू 1। इसी तरह से अगर आप O की बात देखो तो O हमारे पास बेटा एक होता है 16 का, तो 16, और इंटू मेरे पास 4 O हैं, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा इसको, ठीक है। तो 16 इंटू 4 करते हैं, तो दैट इज 40 प्लस 32 प्लस 64, तो हमारे पास ये बन जाएगा 40 प्लस 32 प्लस यहाँ पे 16 इंटू 4 is 64, तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 136, ठीक है। अब मैं आपको मैनुअली करके भी दिखा रहा हूँ, एक मल्टीप्लाई करके, आपको इतनी लंबी नहीं करनी है, आप कैलकुलेटर के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज डालते रहोगे, जिस तरह से मैंने लिखा है ना, आप सेम एज इट इज को कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आंसर 136 आएगा। अब याद रहे कि बेटा ब्रैकेट्स में डाल देना ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि भाई तुम लोग 40 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 इस तरह से कर रहे हो, ठीक है। बहुत दफ़ा फिर जो है ना मसला आता है कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि वो बॉर्ड मैथ्स वगैरह के रूल्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो हमारे पास MgOH2 है, इसका मुझे MR निकालना है। तो Mg मेरे पास बेटा एक होता है Mg24 का, तो 24 इंटू मेरे पास नीचे क्या लगा हुआ है, Mg के नीचे कुछ नहीं है, तो उसका मतलब 1, तो 24 इंटू 1। फिर इस तरह से मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है बेटा 16, और मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने, 2 हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, और मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने बेटा 2 1 2, तो ये मेरे पास आ गया 2। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने बोला था कि ये वाला फिगर मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आप इस वाले को तो कर रहे हो। मैं बोलता हूँ भाई बात ये कि मैंने बोला था पीछे वाला फिगर मल्टीप्लाई नहीं करना, जो यहाँ पे मोल्स वाली वैल्यू पे होता है, जो मोल्स वाला फिगर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मोल्स, कि भाई इस Na2SO4 के कितने मोल्स हैं, तो मोल्स कितने, इसके 2 हैं, ठीक है। मतलब ये वो वाला बैलेंसिंग फिगर होता है जो हमारे पास इक्वेशंस के अंदर से आ रहा होता है। तो भाई इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है MR कैलकुलेट करते हुए, लेकिन इसको तो करना है ना, जो नीचे जो वैल्यूज है उसको तो करना है ना मल्टीप्लाई। तो 24 प्लस 32 प्लस 2, तो हमारे पास 24 प्लस 32 प्लस 2 इज 58, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले कंपाउंड का MR कितना आ गया बेटा 58। इसी तरह से बेटा हमारे पास CaNO3 2 है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Ca के ऊपर। Ca हमारे पास बेटा होता है 40, ठीक है, और हमारे पास Ca एक ही है, जब Ca के नीचे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब 1, तो 40 इंटू 1। अच्छा बच्चे समझते हैं कि भाई ये जो 2 है ना ये Ca के साथ भी, नहीं भाई 2 इसके साथ नहीं है, क्योंकि NO3 ब्रैकेट में ना, और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, सबसे थोड़ी होगा 2 मल्टीप्लाई।
तो 40 इंटू 1 हो गया, प्लस हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो एक नाइट्रोजन आइटम बेटा हमारे पास 14 का होता है, और हमारे पास नाइट्रोजन आइटम्स कितने टोटल, 2, 2 1 2, मतलब n के नीचे क्वेश्चन लगा तो 1, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, तो हमारे पास 14 इंटू 2 बन जाएगा। प्लस हमारे पास अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन आइटम बेटा हमारे पास होता है 16 का, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 2 इज 6, तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन आइटम्स है, 6 हैं, तो मैं 16 इंटू 6 कर दूंगा, ठीक है। तो ज़रा मैं कर लेता हूँ, तो 40 प्लस 28, अच्छा 28 कहाँ से आए, देखो ये 40 है, ये 14 इंटू 2 इज 28, प्लस 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 हमारे पास होता है 16 इंटू 6 इज 96, ठीक है। तो अब मैं इन सबको टोटल कर लेता हूँ, 40 प्लस 28 प्लस 96, तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 164। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कैल्शियम नाइट्रेट है यानी CaNO3 जो है ना, उसका MR कितना हो गया बेटा, टोटल 164 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से MR निकलता है। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, Al2O3 मेरे पास दिया हुआ है, तो एक Al बेटा हमारे पास 27 का होता है, मतलब एक Al का एटम हमारे पास 27 का मास होल्ड करता है। इसी तरह से मेरे पास Al के कितने आइटम्स है बेटा, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस मेरे पास ऑक्सीजन कितने बेटा, एक ऑक्सीजन आइटम होता है 16 का, और मेरे पास इस तरह के 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 27 इंटू 2 इज 54, और 16 इंटू 3 इज आई गेस 48, ठीक है। तो 54 प्लस 48, ठीक है, 54 प्लस 48 इज 102 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये मेरे पास 102 हो गया। तो इस तरह से बेटा हम लोग है ना सबके MR कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी कि मॉलिक्यूलर मास या फिर MR किस तरह से कैलकुलेट करना है। MR के लिए आप लोग को एक एटम का मास जो है ना वो आप लोग को मिलेगा बेटा पीरियोडिक टेबल से, और जितने एटम्स आप उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे उससे, उसके नंबर ऑफ एटम से, जो भी एक एटम का मास है उसको उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो आपके पास MR आता रहेगा, और इस तरह से आप लोग है ना वो बेटा वो MR कैलकुलेट कर लोगे। आई होप आप लोग के बात चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग बेसिक मोल्स कन्वर्जन देखेंगे कि बेसिक मोल्स कन्वर्जन किस तरह से होगी, और इसके हम लोग 3 स्टेप्स देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों के लिए 3 स्टेप्स डिज़ाइन करे हुए हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो 3 स्टेप्स आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।